जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 12 मार्च 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो भारत से इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। तो इसके लिए हाल ही में एक समझौता हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इसकी जानकारी इंडोनेशिया ने ही दी है। इंडोनेशिया के साथ ये जो डील हुई है ये $200 मिलियन से लेकर के $300 मिलियन के आसपास की डील हुई है। यानी 1600 से लेकर 2900 करोड़ रुपए की ये डील हो सकती है। भारत ने इससे पहले 2024 में फिलीपींस को भी ब्रह्मोस मिसाइल भेजी थी। यानी कि पहले फिलीपींस भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है। भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन की डील की थी। यानी लगभग 3130 करोड़ रुपए की डील फिलीपींस के साथ हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है? तो पहले खरीदी है फिलीपींस ने और अब खरीदी है किसने? इंडोनेशिया ने। तो इसके साथ अभी समझौता ही हुआ है। इस डील का उद्देश्य ये है, यानी कि इंडोनेशिया ने ये जो डील की है इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत इंडोनेशिया रक्षा साझेदारी को मजबूत करना। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत और रूस ने मिलकर के इसे बनाया है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर के बीच में है। ब्रह्मोस को लेकर 1998 में भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ था। भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली थी। अब ब्रह्मोस सेकेंड मिसाइल का डेवलपमेंट जारी है। इसकी जो रेंज है वो है 1500 किलोमीटर की। यानी कि जो ब्रह्मोस सेकेंड मिसाइल बन रही है उसकी रेंज ब्रह्मोस मिसाइल से ज़्यादा है, यानी 1500 किलोमीटर तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ पीटर एल्वर्स ने पद से इस्तीफा दिया है? तो इंडिगो के सीईओ थे पीटर एल्वर्स, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, पीटर एल्वर्स की बात करें तो वो 2022 में इंडिगो के सीईओ बने थे और अब 2026 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके इस्तीफे के बाद राहुल भाटिया को अंतरिम सीईओ बनाया गया है इंडिगो का। कुछ समय पहले यानी लगभग 3 महीने पहले एक घटना घटित हुई थी जिसमें इंडिगो की कई फ्लाइट अचानक रद्द हो गई थी, जिससे 3 लाख यात्री फंस गए थे। इसके बाद जो डीजीसीए है उसने इस एयरलाइन पर 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इंडिगो की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक हैं राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। इसका जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में है और ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 7 खिलाड़ियों को मानवीय वीज़ा दिया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हाल ही में ईरान की 7 फुटबॉल खिलाड़ियों को मानवीय वीज़ा प्रदान किया गया है। तो ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 7 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय वीज़ा दे करके अपने देश में रहने की अनुमति दे दी है। पिछले सप्ताह एक घटना घटित हुई थी कि दक्षिण कोरिया के खिलाफ एक मैच आयोजित किया गया था ईरान की महिला टीम का। तो इसमें जब राष्ट्रगान बजाया गया था तो जो महिला खिलाड़ी थी उन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया था। इसके बाद उनका विरोध शुरू हुआ और अब ऑस्ट्रेलिया ने जो महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी थी ईरान की, उनमें से 7 खिलाड़ियों को मानवीय वीज़ा प्रदान किया है और अब ये जो खिलाड़ी हैं ये ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2006 जीतने पर कितने करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? तो 131 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।
तो बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए की इनाम की घोषणा की है और ये अब तक की सबसे बड़ी प्राइज मनी है। बीसीसीआई ने 2024 में इससे पहले 125 करोड़ रुपए दिए थे, अब 131 करोड़ रुपए दिए हैं। दोस्तों, अभी जो T20 वर्ल्ड कप 2026 आयोजित किया गया है, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका फाइनल मुकाबला हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके इस विश्व कप को जीता है। तो इस प्रकार से भारत T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 2 बार ट्रॉफी जीतने वाला और 3 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों, T20 विश्व कप 2026 की अगर हम बात करें तो इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने की थी। 20 टीमें इसमें शामिल हुई थी। फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल हुआ था। विजेता भारत बना था। 96 रनों से भारत ने इस मैच को जीता था और विजेता न्यूजीलैंड रहा है। भारत ने ये विश्व कप तीसरी बार जीता है। इससे पहले 2007 और 2024 में जीता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं संजू सैमसन और प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे हैं जसप्रीत बुमराह। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे साहिबजादा फरहान ने, जो कि पाकिस्तान का खिलाड़ी था, और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने। इन्होंने 14 विकेट हासिल किए थे। पहली बार विश्व कप में जो टीम पहुंची थी उसका नाम था इटली और ब्रांड एम्बेसडर कौन थे इस विश्व कप के? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मदुरै एयरपोर्ट। तो मदुरै एयरपोर्ट को भारत सरकार के द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। ठीक है। 10 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि जो तमिलनाडु का मदुरै एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया जाए। और मदुरै एयरपोर्ट की बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य का सबसे पुराना एयरपोर्ट माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से इस एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो और मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेड और आर्थिक विकास को भी गति प्राप्त होगी इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिलने के बाद। भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट डिस्कस करते हैं, जैसे नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये कुछ भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, ये पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा इसका 2028, यानी जल जीवन मिशन अब 2028 तक चलेगा। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो 2019 में हुई थी और इसका उद्देश्य था हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना। ठीक है। और अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला लिया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जल अर्पण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HIV और सिफिलिस दोनों के मां से शिशु संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है डेनमार्क। तो दोस्तों, WHO ने हाल ही में ये घोषणा की है कि जो डेनमार्क है उसने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसमें डेनमार्क देश ने HIV और सिफिलिस दोनों के मां से शिशु संचरण को समाप्त करने का काम किया है। यानी कि जो HIV और सिफिलिस रोग था ये मां से और बच्चों में जो फैलता था, इसको रोकने में सफलता हासिल की है किसने? डेनमार्क ने। इससे पहले ये सफलता बोत्सवाना, मलेशिया, क्यूबा जैसे 20 देशों ने हासिल की थी। अब इसमें डेनमार्क भी शामिल हो गया है। HIV की बात करें तो इसे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोला जाता है और यह वायरस
CD4 कोशिकाओं यानी हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करता है। यदि इसका इलाज ना होता है तो इसके कारण एड्स होता है यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। HIV का अभी तक कोई स्थायी इलाज या वैक्सीन नहीं है। दोस्तों, अगर हम सिफिलिस रोग की बात करें तो ये ट्रेपोनेमा पैलेडियम नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। यदि समय पर इलाज हो तो ये पेनिसिलियन एंटीबायोटिक से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके लक्षण की बात करें तो जननांगों पर छोटा घाव, त्वचा पर चकत्ते, बुखार और गले में खराश इसके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। CISF की जो स्थापना है ये 1969 में हुई थी, CISF एक्ट 1968 के तहत। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। संरक्षण एवं सुरक्षा इसका मोटो है और इसका काम है देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान, इसके अलावा एयरपोर्ट, मेट्रो, इन सभी क्षेत्रों की सुरक्षा करना। मार्च माह के प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज करते हैं तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को राष्ट्रीय मारियो दिवस, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या TB दिवस, 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 9 मार्च 2026 को निधन हुआ है? तो KN पानिक्कर का 9 मार्च 2026 को निधन हुआ है। इनका पूरा नाम था कंडीयूर नारायण पनिक्कर। दोस्तों, पनिक्कर की बात करें तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के प्रोफेसर रहे हैं। 2008 में उन्हें भारतीय इतिहास कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और पनिक्कर के द्वारा कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जिसमें एक पुस्तक है अगेंस्ट लॉर्ड एंड स्टेट। तो ये पुस्तक आप जरूर नोट करिएगा, ये उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। हाल ही में हुए निधन एक बार रिवाइज करते हैं तो न्यूज़ एंकर सरला माहेश्वरी का निधन हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कबिंद्र पुरकायस्थ, फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट वारडॉट, इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी रॉबिन स्मिथ, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस, हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल का हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसी की 35वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नई दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसी की 35वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अगर हम बात करें SGOVA की यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसी की, तो यह एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जहां पेंशन भोगी संघ सीधे सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ अपने मुद्दे उठाते हैं। यानी कि जो पेंशन भोगी संघ है या पेंशनधारियों का जो संघ है वो सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ उनके जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं। अगर हम SCOVA की स्थापना की बात करें तो 1986 में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें।
स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, तो लुसेंट का कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं और इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा और इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो होली 900 आपको कूपन कोड यूज करना है, तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको ऐप पर मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक, ये सभी मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा आयोजित किया गया है? लामेतिये। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पंचायती राज मंत्रालय। NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? RM नाचम्मई। और भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साइन ऐप लॉन्च किया है। 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बनेंगे? धीरज सेठ। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जिसके कोरोनोग्राफ उपग्रह से संपर्क टूट गया है? ESA। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हो रहा है? अमेरिका और साउथ कोरिया। जर्मनी के पुरुष पेशेवर फुटबॉल इतिहास में पहली महिला मुख्य कोच कौन बनी है? सबरीना बिटमैन। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदियां और खोजकर्ता डिस्कस करेंगे। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था और RD बनर्जी इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता थे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी, दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे। कालीबंगन घग्गर हकरा नदी के किनारे था, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लोथल भोगबा नदी के किनारे SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चनहोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, NG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे था, JP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अमरी सिंधु नदी के किनारे था, NG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बनावली सरस्वती नदी के किनारे था, RS विष्ट के द्वारा खोज की गई थी। और सुरकोटदा JP जोशी के द्वारा खोजा गया था। तो ये हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था प्रवीण सूद। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर प्रवीण सूद बताया हुआ है। आज आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी प्रकार की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों, ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग, रेलवे, SSC सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर टेस्ट उपलब्ध हैं, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिए।